हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इंडिपेंडेंट किंगडम्स की जो कि कहीं ना कहीं मुगल कंट्रोल से धीरे धीरे अलग हो चुके थे और अपने आप में बहुत बड़ी पावर बन चुके थे, जैसे कि मैसूर, केरला और राजपूत स्टेट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हैदराबाद, अवध और बंगाल की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजपूत की, मैसूर की और केरला की। तो राजपूत की बात करें तो इनका इतिहास बहुत ही पुराना है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि राजपूत कितने ही पुराने समय से भारत पर शासन कर रहे थे और एक बहुत बड़े इलाके पर इनका कब्जा हुआ करता था। लेकिन ये दोबारा से अपनी कंट्रोल को, अपनी पावर को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे। हालांकि अकबर के समय में इनके साथ दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी मुगलों की, लेकिन जो लेटर मुगल्स थे उन्होंने राजपूतों को उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो बरकरार रखने नहीं दिया। और कहीं ना कहीं राजपूत कहीं ना कहीं मुगलों से एक अलग होकर के, उनके खिलाफ होकर के काम कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वो दोबारा से अपनी पावर को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें मुगलों के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपनी इंडिपेंडेंस को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं 18th सेंचुरी में, जिसके कारण मुगल रूलर्स जो थे वो समझ चुके थे कि अब कहीं ना कहीं राजपूतों के साथ लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो ये कहानी शुरू होती है बहादुर शाह वन से, जो कि सबसे पहले लेटर मुगल थे। औरंगजेब के बाद ये आए और इन्होंने अजीत सिंह के खिलाफ 1708 में मार्च किया। अजीत सिंह ने एक्चुअली क्या किया था कि दुर्गादास राठौर और जय सिंह के साथ और कई सारे दूसरे राजपूत रूलर्स के साथ मिलकर के एक प्लान बना लिया था कि मुगलों को हटाना है और हराना है। तो इनका जो अलायंस था, इस अलायंस को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि ये जो अलायंस था ये टूट गया और जो सिचुएशन थी वो मुगलों के फेवर में रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजपूतों ने अपनी पूरी टेरिटरी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। वो साउथ ऑफ दिल्ली से वेस्टर्न कोस्ट तक बहुत पावरफुल हो चुके थे और मुगलों से बिल्कुल डिटैच होकर के रहना चाहते थे। बात करें अगर मैसूर की, तो मैसूर में भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट था जिसकी अपीयरेंस हमें 18th सेंचुरी में देखने को मिलती है। ये टेरिटरी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पर लोकेटेड है और ये वोडेयार डायनेस्टी के द्वारा रूल की जा रही थी। वोडेयार डायनेस्टी के अंतर्गत हैदर अली और टीपू सुल्तान ने काम किया और मैसूर को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। कई सारी पावर्स जो थी वो इंटरेस्टेड थी इस टेरिटरी में और इसीलिए ये एरिया कांस्टेंट बैटलफील्ड बना रहा था। हालांकि वोडेयार डायनेस्टी के आने के बाद मैसूर में काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी थी। इसके बाद अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में थे मार्तंड वर्मा। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरला विद त्रवंकोर शुरू किया था और त्रवंकोर जो है इसकी कैपिटल थी केरला में। इन्होंने बाउंड्रीज को काफ़ी आगे तक एक्सटेंड किया, कन्याकुमारी से कोचीन तक फैलाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका केरला का ये पूरा इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया और ये कोशिश कर रहे थे कि अपनी आर्मी को वेस्टर्न मॉडल पर ऑर्गेनाइज करें। एक्चुअली ये कई सारे साउथ इंडिया के रूलर्स किया करते थे। अगर हम हैदर अली की बात करें तो वो खुद फ्रेंच आर्मी से बहुत हेल्प लिया करते थे और फ्रांस के साथ मदद के साथ वो अपनी आर्मी को भी वेस्टर्न मॉडल्स पर ट्रेनिंग दे रहे थे। और सेम चीज़ यहाँ पे मार्तंड वर्मा भी कर रहे थे। उन्होंने भी कई सारे कोशिशें की है ताकि वो अपने स्टेट को और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करें। बात करें अगर जाट्स की, तो ये थे एग्रीकल्चरलिस्ट। ये एग्रीकल्चरलिस्ट यानी कि ये खेती करने वाले लोग थे जो कि दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहा करते थे। औरंगजेब की ऑपरेसिव पॉलिसीज़ के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और इसीलिए इन लोगों ने मिलकर के मुगलों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। शुरुआत में इन्हें काफ़ी सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। चूरामन और बदन सिंह जो है धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो उन्होंने जाट स्टेट को काफ़ी आगे बढ़ाया और भरतपुर में स्टेट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा किया। लेकिन ये सूरजमाल के अंदर था जब जाट पावर अपने पीक पर पहुंच गई, अपने जेनिथ पर पहुंच गई और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। हालांकि जाट स्टेट्स जो हैं ज़्यादा आगे नहीं चल पाए, क्योंकि जैसे ही सूरजमाल जी की मृत्यु हो जाती है 1763 में, उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हो गया। देयरफॉर ये स्टेट स्प्लिट हो गया छोटे छोटे एरियाज़ में और वो छोटे छोटे एरियाज़ छोटे छोटे ज़मींदारों के द्वारा कंट्रोल किए जाने लगे। बाद में उन ज़मींदारों ने प्लंडर के ऊपर अपना जीवन आगे बढ़ाना शुरू किया, फिर ये लूट मार करने लग गए और कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक इनडिसिप्लिन वाला एनवायरनमेंट शुरू हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें थी जाट्स के बारे में। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इलाकों की जो कि बिल्कुल ही मुगलों के दुश्मन बन चुके थे। तो मुगलों के अगेंस्ट थे ये, मुगलों के बिल्कुल अगेंस्ट थे, उनके दुश्मन थे और उनसे बिल्कुल भी किसी तरीके का रिश्ता नहीं रखना चाहते थे।
तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग रीजनल स्टेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक एक करके सारे स्टेट्स कवर करेंगे। और गाइज आप सभी को बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, जिसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी डेली बेसिस पे कंडक्ट कर रही है, जिसके लिए आपको टॉप 10 मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है। टॉप 10 के कोड से आप फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हो। हर मंडे 8 PM रोनाल्ड्स मंडे टेस्ट होता है। T20 डेली करंट अफेयर मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM और अभियान डेली स्टैटिक क्विज मंडे टू फ्राइडे 10 AM होता है। और 2 जनवरी को 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और काफ़ी सारे गिफ्ट वाउचर्स भी मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको काफ़ी इन्हांस प्रैक्टिस मिलेगी। साथ ही आपको बता दूं कि यूपीएससी जीएस और ऑप्शनल के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का प्राइस काफ़ी कम कर दिया गया है और अभी 22% डिस्काउंट आपको दे रही है अनअकैडमी और 10% आपको मेरे रेफरल कोड टॉप 10 से तो मिलता ही है। तो ये कोड याद रखिए, इसे यूज़ कीजिए और हमारे ऑप्शनल बैचेस, हमारे नए जीएस बैचेस जो कि 29 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, इसका हिस्सा बन जाइए। अनअकैडमी के यूपीएससी टॉपर्स इस साल कई सारे रहे जिन्होंने अनअकैडमी की मदद से एग्जाम को क्रैक किया और आप भी इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।